26 जुलाई कारगिल विजय दिवस। फिल्मों की कहानी से हटकर जानते हैं कुछ असली कहानियाँ। कैसे शुरू हुआ कारगिल का युद्ध, क्यों शुरू हुआ कारगिल का युद्ध और किस तरह से चला ये युद्ध और भारतीयों ने किस तरह से जीता युद्ध। तो दोस्तों, कारगिल विजय दिवस की ये पूरी कहानी ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा प्रेरणा देने वाली है। बात उन दिनों की है जब 1998 की गर्मियों में भारत ने राजस्थान के पोखरण में 5 सफल परमाणु परीक्षण किए। इसके बाद उम्मीद थी ही कि पाकिस्तान भी परीक्षण कर डाले, और उसने भी ऐसा ही किया। 6 एटीएम परीक्षण करके खुद को भारत की बराबरी में खड़ा करने का संकेत उसने पूरे विश्व को दे दिया। दोनों देशों के परमाणु परीक्षणों से पूरी दुनिया में तहलका मच गया, और एशिया के इस हिस्से को पूरा विश्व अगला परमाणु युद्ध स्थल के रूप में देखने लगा। विश्व के प्रमुख देश भारत और पाकिस्तान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने की कोशिश करने के लगे, लेकिन इन परीक्षणों की वजह से दोनों देश के बीच जारी तनाव और गहराता गया। अमेरिका जैसे कई पश्चिमी देशों ने भारत पर आर्थिक और कूटनीतिक बंदिशें लगाईं, और उन्हीं हालात में भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस तनाव को कम करने के लिए फरवरी 1999 में पाकिस्तान के लाहौर शहर की एक बस यात्रा की योजना बना ली। वाजपेयी की इस बस यात्रा में भारत के बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति भी शामिल हुए। इनमें मशहूर शख्सियतें पत्रकार कुलदीप नैयर, अभिनेता देवानंद और सुनील दत्त और उन जैसी 20 विशेष नागरिक शामिल थे। लाहौर में गवर्नर हाउस में प्रधानमंत्री वाजपेयी का औपचारिक स्वागत किया गया। प्रोटोकॉल के मुताबिक मेजबान देश के तीनों सेना प्रमुख को स्वागत समारोह में मौजूद होना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान के थल सेना अध्यक्ष परवेज मुशर्रफ वहां से नदारद थे। स्वागत समारोह के बाद एक अच्छे माहौल में प्रधानमंत्री वाजपेयी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बीच में लाहौर समझौते पर हस्ताक्षर हुए, और इस समझौते के अनुसार दोनों देश पहले परमाणु बम का प्रयोग नहीं करने और कश्मीर समस्या को शांतिपूर्ण समाधान पर सहमत हो गए। लेकिन उस समय जब लाहौर में शांति के कबूतर उड़ाए जा रहे थे, दूसरी ओर पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ कारगिल की पहाड़ियों में ऑपरेशन बद्र की योजना बनाने में लगे हुए थे। 1987 में सियाचिन में पाकिस्तानी सेना को करारी हार मिली थी, और उस समय पाकिस्तानी सेना के स्पेशल सर्विस ग्रुप के प्रमुख मुशर्रफ ही थे, जिनको भारतीय सेना को सियाचिन से हटाने की जिम्मेदारी दी गई थी, और वह यह जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सके थे। इसलिए सेना प्रमुख बनने के बाद जनरल मुशर्रफ अपनी उस हार का बदला लेने के लिए मौका ढूंढ रहे थे। उन्होंने कारगिल में कब्जा करके अपने उस हार का बदला लेने की योजना ऑपरेशन बद्र के रूप में बनाई। हालांकि यह भी सच है कि इस ऑपरेशन में करारी हार और दुनिया भर की मीडिया में इस ऑपरेशन को मिली कवरेज से पाकिस्तान का असली चेहरा सबके सामने आ गया। आज़ादी के बाद पाकिस्तानी सेना कश्मीर पर कब्जा करना चाह रही थी, और इसके लिए उसने कई कोशिशें की, पर हर बार उसे मुंह की खानी पड़ी। 1947 में भारतीय सेना ने सियाचिन की 21,000 फुट ऊंची चोटी पर अपना कब्जा करके पूरे सियाचिन क्षेत्र को अपने प्रभाव क्षेत्र में कर लिया था। इस चोटी के बाद भारतीय सेना काराकोरम चोटी पर घाटी पर नियंत्रण करने में सक्षम थी। इस स्थिति को बदलने के लिए पाकिस्तान ने अपने ऑपरेशन बद्र को अंजाम देना शुरू कर दिया, जिसका मकसद भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग 1A पर कब्जा करके सियाचिन और लेह लद्दाख के क्षेत्र को श्रीनगर और देश के प्रमुख भाग से अलग करना था, ताकि भारत कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान की शर्तों पर समझौता करने के लिए मजबूर हो जाए। इसके लिए पाकिस्तान सेना ने अपनी तैयारियां 1998 से ही शुरू कर दी थी, और फरवरी 1999 में कारगिल पर हमले के लिए उसके नज़दीकी सरहद तक तैनात कर दी गई थी। इस ऑपरेशन के लिए पाकिस्तानी सेना ने अपने स्पेशल सर्विस ग्रुप तथा नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के सैनिकों को चुना था, क्योंकि नॉर्दर्न लाइट्स इन्फेंट्री के सैनिक गिलगित क्षेत्र के होते हैं, जो कारगिल की परिस्थितियों से बहुत अच्छे से वाकिफ़ होते हैं, और वैसे ही मौसमी हालात में वो ढले भी होते हैं। अब पाकिस्तानी सेना ऐसे मौके की तलाश में थी जब भारतीय सेना सर्दियों में ऊंची चोटियों को खाली करके नीचे आ जाती है, और उसे यह मौका 1999 की सर्दियों में मिल गया। इस मौके का फ़ायदा उठा के उसने कारगिल, बटालिक और द्रास के 134 वर्ग किलोमीटर लंबे क्षेत्र में ऊंचे पहाड़ी चोटियों पर अपने सैनिक टुकड़ी भेजकर 132 भारतीय पोस्टों पर चुपचाप कब्जा कर लिया। भारतीय सेना पाकिस्तान की इस हरकत के बारे में पूरी तरह से बेखबर थी।
दिलचस्प और चिंताजनक बात यह थी कि पाकिस्तानी सेना ने अपने इस ऑपरेशन की सूचना और औपचारिक मंजूरी वहाँ के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से भी नहीं ली थी। इस बात की पुष्टि नवाज शरीफ ने बाद में की। पाकिस्तानी सेना हर बार अपने हमले को छुपाने के लिए अपने फौजियों को कश्मीरी मुजाहिदीन और कबालियों के वेश में भेजकर हमले करती रही। इस बार भी पाकिस्तानी सेना ने अपने सैनिकों को कश्मीर मुजाहिदीन के वेश में कारगिल पर कब्जा करने के लिए भेजा था, पर भारतीय खुफिया एजेंसियों को इस घुसपैठ की भनक तक नहीं लगी और पाकिस्तानी सेना की इस चाल के बारे में भारतीय सेना को मई 1999 में तब पता लगा जब वह एक चरवाहे ने खबर दी कि ऊपर की चोटियों पर पाकिस्तानी सैनिकों का कब्जा हो गया है। इस तथ्य की पुष्टि के लिए भारतीय सेना ने एक खोजी पेट्रोलिंग पार्टी कैप्टन सौरभ कालिया और 6 सैनिकों के साथ कारगिल की चोटियों में भेजी, पर पाकिस्तानी सेना ने उन्हें पकड़ लिया और मानवता की सारी सीमा को पार करते हुए इस पेट्रोलिंग पार्टी के सभी सैनिक और कैप्टन कालिया को कड़ी यातना देकर बेरहमी से हत्या कर दी। इस अमानवीय हरकत की पुष्टि जब यातना के निशान उस समय देखे गए तो युद्ध के बाद उन शहीदों के शव भारतीय सेना को मिले थे। दूसरी तरफ भारतीय सेना अपने दुश्मन सैनिकों का भी अंतर्राष्ट्रीय नियम के अनुसार आदर करती है और युद्धबंदी के साथ पूरे नियम के कानून के अनुसार ही सम्मानजनक व्यवहार करती है। 1984 में पाकिस्तानी सेना ने सियाचिन की सबसे ऊंची चोटी, जिसकी ऊंचाई 21,000 फुट है, चुपचाप कब्जा करके पूरे सियाचिन क्षेत्र को अपने नियंत्रण में कर लिया और उस पहाड़ी को कायद पोस्ट नाम दे दिया। उसी आधार पर पाकिस्तान ने कारगिल की ऊंची चोटियों पर कब्जा करके सोचा कि अब भारत की सेना उसे यहाँ से नहीं हटा पाएगी, पर भारत के बहादुर जवानों ने कायद पोस्ट को भी पाकिस्तान से छीना था और अब कारगिल की चोटियों से भी पाकिस्तान को पीछे ढकेलने की बारी थी। असल में पाकिस्तान का कारगिल की चोटियों पर कब्जा भी एक प्रकार से सियाचिन की योजना का ही दोहराव था। सियाचिन की ही तरह भारतीय सेना को नीचे से ऊपर चढ़ के पाकिस्तानी सेना को इन चोटियों से हटाना था, जो कारगिल के भौगोलिक स्थिति को देखते हुए लगभग असंभव लग रहा था। इसलिए पाकिस्तानी सेना बेखौफ होकर कारगिल की चोटियों पर बैठी हुई थी। पाकिस्तानी सेना ने पत्थरों के बंकर बना लिए थे और उनके पीछे छिप के वो भारतीय सेना को परास्त करने के सपने देख रहे थे, पर वे भूल गए कि भारतीय सेना अपने सख्त इरादों और ऊंचे मनोबल से हमेशा असंभव को संभव बनाती आई है। मिसाल चाहे असल की हो या बसंतर के युद्ध की। तो इनमें वीर गाथाओं में थी कैप्टन हनीफुद्दीन की वीर गाथा, और हनीफुद्दीन की वीर गाथा के बाद कैप्टन मनोज कुमार पांडे की वीर गाथा, मनोज कुमार पांडे के बाद परमवीर कैप्टन विक्रम बत्रा, राइफलमैन संजय कुमार और योगेंद्र यादव की वीर गाथा, और फिर कब्जा हुआ पॉइंट 4875 पर। और इस तरह से कारगिल युद्ध चलता रहा। मौसम खराब हुआ, उतार चढ़ाव हुए युद्ध में। राइफलमैन संजय कुमार की वीर गाथाएँ सभी ने सुनी, समाचारों ने कवरेज किया। योगेंद्र यादव ने ऐसे सबूत दिए जिसके सामने दुनिया को साफ हो गया कि भारतीय पीछे नहीं हट सकते। और उस समय टीवी पर इस युद्ध की पल पल की खबर प्रसारित हो रही थी, जिससे टाइगर हिल पर कब्जे का पूरा ब्यौरा फौरन पूरी दुनिया को मिल गया। इस कब्जे से पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि टाइगर हिल एक प्रतीकात्मक पहाड़ी चोटी है जिस पे कब्जा होने के बाद भारतीयों को लगा कि अब हमने कारगिल युद्ध जीत लिया है। योगेंद्र यादव ने साबित कर दिया कि दृढ़ इच्छा शक्ति, निश्चय और साहस हो तो अकेला फौजी भी 1.25 लाख के बराबर हो सकता है और अधिक संख्या में मौजूद दुश्मनों को परास्त कर सकता है। इस विजय के बाद पूरे देश में योगेंद्र यादव की वीरता की चर्चा होने लगी और भारत सरकार ने उन्हें सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया। असल में कारगिल युद्ध भारत का पहला ऐसा युद्ध था जिसे पूरे देश में टेलीविज़न पे देखा गया। इसी वजह से इस युद्ध के चर्चित योद्धा कैप्टन विक्रम बत्रा और मनोज पांडे, जिन्हें उनकी वीरता के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, को आज भी पूरा देश याद करता है। इस युद्ध में सेना की ऐसी बहुत सी बटालियन थी जिन्हें कोई नहीं जानता, पर इन बटालियनों ने भी वीरता के लिए बहुत से सम्मान प्राप्त किए। इनमें से ही एक के कैप्टन हनीफुद्दीन थे, जिन्होंने अकेले एक पाकिस्तानी हमलावर टीम को रोका था, जिससे उनके साथी तुर्तुक के पास बचकर सुरक्षापूर्वक निकल सके। इस युद्ध में कुछ सेना की यूनिटों ने इतना विशेष योगदान दिया जिसके लिए उन्हें विशेष सम्मान दिया गया। उनमें से एक थे 1 by 1 गोरखा राइफल, जिसको वीरों का वीर सम्मान से देश में सम्मानित किया गया। इस प्रकार 13 जैक राइफल भारतीय सेना की ऐसी पहली यूनिट बन गई जिसको 2 परमवीर चक्र एक ही युद्ध में मिले थे।
इसी युद्ध में 18 ग्रेनेडियर के एक छोटे से दल ने टाइगर हिल चोटी पर विजय प्राप्त की, जिसके मुख्य सिपाही वीर योगेंद्र यादव थे, जिन्हें उनकी वीरता के लिए परमवीर चक्र मिला। भारतीय सेना की वीरता की इन वीर गाथाओं का वर्णन करना एक सपने के जैसा साकार होने जैसा है, और इन वीर गाथाओं को सुनने के बाद आप भी कारगिल विजय दिवस पे अपने आप को एक बार उन वीरों को याद करने में ज़रूर समर्पित करिएगा, तो आप समझ पाइएगा कि भारत कैसी वीरता की भूमि और क्यों कारगिल विजय दिवस एक ऐतिहासिक यादगार दिन है, जो हम सभी को बहुत ही प्रेरणा देने वाली होती है। तो अगर आपको ये कारगिल विजय दिवस की पूरी कहानी अच्छी लगी होगी तो इसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर कर लीजिए, ताकि उन्हें भी ये विजय गाथा पता चले। और ऐसी ढेर सारी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर लीजिएगा।